दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या बड़े बड़े नेता हैं या भले ही विधायक सांसद ही मान लीजिए आप, ये कभी कहीं जाते हैं, खास करके जब चुनावों का समय होता है या जब बड़ा कोई इवेंट या बड़ा कुछ हो जाता है, तब ये कभी कहीं पर जाकर के किसी मजदूर, किसी आदिवासी की छोटी सी एक टपरी जैसे घर में ये खाना खा रहे होंगे, वहाँ पर चाय पी रहे होंगे। कहीं पर आप देखेंगे कि उनके पैर धो रहे होंगे, कहीं पर आप देखेंगे उन पर फूल बरसा रहे होंगे, कहीं पर आप देखेंगे कि बड़े प्यार से उनके साथ बैठ के बातें कर रहे होंगे, बड़े ही एक अपनेपन वाले अंदाज में। ये तमाम नौटंकी जो है ना दोस्तों, ये चुनावी उस समय में या फिर चुनावों को देखते हुए ही सारी कुछ चीज़ें की जाती है और फिर उन्हीं चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर आपके सामने बिल्कुल आपके नेता जैसे, मतलब एकदम आप में से ही कोई उठ करके निकला हो नेता, ऐसा बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि नेताओं में और आम जनता में, एक आम जन में कितनी ज़्यादा दूरी होती है। ये दूरी सिर्फ और सिर्फ तभी घटती है जब चुनाव होते हैं, तभी कोई नेता आपके दर पर आता है हाथ जोड़े, तब आपकी चार बातें भी वो सुन लेता है। और उसके बाद में जैसे ही सत्ता हाथ में आती है, उसके बाद फिर आप लाइन लगाते रहिए। कई आपने ऐसे भी देखे होंगे जो लौटते हुए जा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। कई वहां पर रो रहे हैं सड़कों पर, उनकी बात नहीं सुनी जा। अलग अलग ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। कभी आप देखिए कि कलेक्टर तक जाना है या किसी नेता तक जाना है, हाथ जोड़े लोग पता नहीं कितने दिनों तक वहां पर हैं, अपने इलाज के लिए, अपनी कोई और परेशानी, कुछ भी। लेकिन नेताओं की तब आप पर नजर नहीं पड़ती। वो आपको न तो पहचानते हैं, न वो आपका कुछ काम करते हैं। इसी को लेकर के दोस्तों एक फिर से याद जो है वो ताज़ा हुई है, क्योंकि कुंभ चल रहा है और कैसे जनता तक किस तरीके से बातें पहुंचाई जाती है या एक ऐसी अच्छी सी स्टोरी आपके सामने लाई जाती है और बड़ी अच्छी एक छवि बनाई जाती है, और उसके बाद में वो नेता भी भूल जाते हैं, वो जनता जो उस वक्त वाहवाही कर रही होती है वो भी भूल जाती है। और लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होता है, जिनको वो क्षणिक इज्जत मिली होती है, प्यार मिला होता है, अपनापन मिला होता है, क्या ये नेता कभी उनको जाकर पलट कर वापस देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति है? चलिए ऐसा ही कुछ आज आपको बताते हैं। तारीख 25 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज अर्धकुंभ में पहुंचे थे। 2019 की बात है। वहां पर 5 सफाई कर्मियों के वो पैर धोते हैं और ये तस्वीरें काफी वायरल हुई थी और इसको लेकर के महा कवरेज चल रहे थे गोदी मीडिया में। महा कवरेज मतलब लगातार, ऐसा जैसे पता नहीं क्या कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये पहली बार था दोस्तों कि जब किसी प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। 5 सफाई कर्मी थे। हर तरफ इसकी जमकर चर्चा हो रही थी, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। चलिए यूं ही करते करते आ गया साल 2025। 6 साल बाद पीएम मोदी महाकुंभ शुरू होने से 1 महीने पहले यानी 14 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचते हैं। मोदी ने कहा कि मैंने सफाई कर्मियों के पैर धोकर अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। उन सबके पैर धोने के बाद जो संतोष मिला वो मेरे जीवन का यादगार अनुभव हो गया। अब इसी के बारे में थोड़ी पड़ताल करते हैं। पीएम ने जिन 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे दोस्तों, उनमें ये प्यारे लाल भी थे। प्रधानमंत्री से सम्मान पाने के 6 साल बाद इन प्यारे लाल की जिंदगी में क्या बदलाव आया, चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों जिस इलाके में प्यारे लाल रहते हैं वहां पहले से ही करीब 200 सफाई कर्मियों का परिवार रहता है। रास्ते में गंदगी और कचरा अटा पड़ा है। प्यारे लाल ने अपना घर बांस, पन्नी यानी प्लास्टिक की थैलियां और खराब हो चुकी साड़ी से तैयार किया है। 15 बाई 15 की जमीन पर तैयार घर को 4 भाग में बांट दिया है। एक तरफ चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ी और कंडे पड़े रहते हैं। उसके पीछे वाली जगह में बेटा बहू रहते हैं। एक और खाने में प्यारे लाल, उनकी पत्नी रहती हैं और चौथे हिस्से में 2 बेटे रहते हैं। सिर्फ एक दरवाजा है और बाकी सभी में खराब हो चुके कपड़ों का पर्दा लगाया हुआ है। प्यारे लाल से जब सवाल पूछा जाता है कि कब पता चला कि पीएम मोदी आपके पैर धोने वाले हैं, तो प्यारे लाल कहते हैं कि हम संगम के पास साफ सफाई के काम में जुटे थे। एक साहब आते हैं और कहा कि चलो तुम्हें बड़े साहब बुला रहे हैं। मैं वहां गया तो वहां वो साहब मुझसे बोले कि तुम तो बदमाश उठा कर लेकर आए हो। असल में उस वक्त मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी। अब प्रधानमंत्री पैर धोने वाले हैं तो भाई थोड़ा हुलिया सही होना चाहिए। तो बड़े साहब बोले कि इसकी दाढ़ी बनवा कर ले आओ।
मैं दाढ़ी बनवा कर वहाँ पहुँचा तो बड़े साहब बोले, अरे ये तो हीरो लग रहा है। प्यारेलाल आगे बताते हैं कि मुझे गाड़ी में बिठाकर परेड ग्राउंड ले गए। मेरे ही जैसे कुल 15 सफाई कर्मी वहाँ बुलाए गए थे। साहब, इसके लिए भी ऑडिशन होता है क्योंकि एक कंप्लीट नौटंकी है। सभी की जांच पड़ताल हुई। जांच होते होते 15 में से 5 लोग सेलेक्ट हुए। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। पूछा गया कि तुम्हारे ऊपर कोई केस वेस तो नहीं है? हमने कहा कि नहीं भैया, हमारे ऊपर कोई केस नहीं। फिर उन्होंने बांदा जिले के बबेरो थाने में फ़ोन लगाया। यह मेरा थाना लगता है। थानेदार ने जांच की, कहा कि नहीं साहब, कोई केस नहीं है। इसके बाद हम बैठे रहे। 3:45 बजे हम लोगों को बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी आप लोगों से मिलने वाले हैं। कमरे में चारों तरफ कैमरे लगा दिए गए। कैमरे का शौक तो आप जानते ही हैं, इधर से आए तो इधर, उधर से आए तो उधर। कहते हैं कि पीएम अंदर आए और बैठ गए। फिर पानी मंगवाया गया, पैर धोने लगे। इसके बाद तौलिए से पैर पोंछा, सभी को एक एक गमछा दिया। और ये सब कुछ उन 5 सफाई कर्मियों को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें आदत नहीं है इस वीआईपी ट्रीटमेंट की। और फिर प्रधानमंत्री आपके पैर धो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हम लोगों से पूछा कि मेला कैसा लगा। हमने कहा कि मेला तो बहुत अच्छा रहा, सारे गलत काम बंद हो गए, सब साफ सुथरा हो गया। इसके बाद पीएम बाहर चले गए। प्यारेलाल की आंखों में वो दर्द नजर आता है जब वो कहते हैं कि हम लोग न तो उनसे कुछ मांग पाए और ना ही हम कुछ कह पाए। प्यारेलाल कहते हैं कि इसके बाद हमारी जिंदगी में एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया ना, वो ये कि संगम पर झाड़ू लेकर साफ सफाई के लिए खड़े होते तो लोग पहचान जाते। वो आते और कहते कि आप तो पीएम मोदी से मिले हो ना। इसके बाद उन्हीं में से कोई 200-300 रुपए दे देता था और बस हमारी यही पहचान हो गई कि हम भाई पीएम मोदी से मिले हैं। यहां भी जाते इसी चीज की चर्चा होती, जहां भी जाते। मीडिया के लोग भी हमसे बात करते थे। हम लोग उस वक्त यहीं के डीएम के पास गए थे। उन्होंने कहा कि आप अपने डीएम के पास जाइए। इसके बाद हम बांदा के डीएम से मिले, उनसे मदद मांगी। उन्होंने लिखा पढ़ी की, स्थानीय प्रशासन को भी लिखा, प्रयागराज प्रशासन को भी लिखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमको बस एक कागज मिला जिसमें कहा गया कि अब मरोगे तो 5 लाख मिलेगा। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने उनको जो दिया वो ये था कि मरोगे तो 5 लाख मिलेगा। लेकिन जीते जी उन सफाई कर्मियों का क्या, उन ऐसे मजदूरों का क्या जिन पर आप पहले फूल बरसाते हैं, या जिन्होंने आपके चुनावी जीवन में ही सही एक बहुत बड़ा बदलाव लाया होता है, या आपको उनकी वजह से अगर कुछ मिला है, तो ऐसे लोगों को क्या मिलता है? सिर्फ आपकी वाहवाही लुटाने के लिए उनको मोहरा बनाया जाता है। ये 5 लाख वाला असल में ये कागज जो था वो हेल्थ बीमा से जुड़ा है, जो हर सफाई कर्मी को मिला है। आगे जब प्यारेलाल से पूछा गया कि इन 6 सालों में क्या कुछ बदला और क्या कुछ आपको चाहिए, तो कहते हैं कि बदलाव सिर्फ इतना हुआ कि पहले मैं लेबर था, अब मेट हो गया। अभी भी झाड़ू ही लगाता हूँ। पहले 8,000 मिलते थे, अब 12,300 रुपये मिलते हैं। 2,000 रुपये कट जाता है। कोई हेल्थ सुविधा नहीं मिली। हम चाहते हैं कि हमको एक प्रधानमंत्री आवास वाली कॉलोनी मिल जाए तो बढ़िया रहे। 3 बेटे हैं, एक तो हमारे साथ साथ साफ सफाई करता है, 2 बाहर कमा रहे हैं। किसी को कोई काम धंधा नौकरी मिल जाए तो हम यहीं रह लें। और प्यारेलाल आखिर में ये भी कहते हैं कि पीएम मोदी कई बार प्रयागराज आए, हम उनसे हर बार मिलने की कोशिश करते, लेकिन पुलिस, दरोगा और अधिकारी मिलने ही नहीं देते। हमारी बात ही उन तक नहीं पहुंच पाती। अगर मिल पाए तो कुछ मदद हो जाएगी। प्यारेलाल की बहू, जिसकी पिछले साल ही शादी हुई है, वो कहती कि यहाँ रहने में बहुत मुश्किल होती है। बरसात होती है तो घर में पानी भर जाता है। घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। प्यारेलाल वीआईपी घाट के पास बने जल पुलिस थाने के पास वाली सड़क पर झाड़ू लगाते हैं। पत्नी विमला भी यही झाड़ू लगाने का काम करती है। कहती कि हमें कोई मदद नहीं मिली, बस मीडिया वाले सवाल करते हैं, हमारे पति जवाब देते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि प्रशासन हम लोगों की मदद करे, सैलरी बढ़ाए। प्यारेलाल के अलावा दोस्तों, पीएम ने बांदा जिले के नरेश कुमार चौबी, संबल जिले के होरीलाल और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की ज्योति मेहतर के पैर धोए थे। चौबी की मौत हो चुकी है। हीरालाल ने सफाई का काम छोड़ दिया है। ज्योति मेहतर ने भी पीएम आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें भी मिल नहीं पाया। और बाकी के लोग भी यही कहते हैं कि साहब, इज्जत तो मिली लेकिन मदद नहीं मिली। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरी जो नौटंकी होती है, इसका आखिर मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या इससे अच्छा तो ये नहीं होता कि आप ऐसे लोगों का सिलेक्शन करते जिन्हें वाकई में इन मदद की ज़रूरत है, इन्हें आप आवास देते, इनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते? क्या अगर ऐसा कुछ करें तो वो लंबे समय तक याद करें और वो एक
प्रैक्टिकल काम होकर, सच्चा काम होकर के क्या जनता में उसकी गूंज ज्यादा नहीं पहुंचती? वो लोग जिनके आप पैर धो करके दिखा रहे हैं, वो आप दर दर भटक रहे हैं, आपसे मिलने की गुहार लगा रहे हैं, आप उनसे मिल तक नहीं सकते। तो दोस्तों, ये पूरी चुनावी नौटंकी होती है। ये इस तरह का तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े होते हैं जब नेता मिल करके चले जाते हैं, उनकी जिंदगी में मामूली एक पहचान तो बन जाती है, लेकिन इसके अलावा उनका कुछ भी नहीं बदलता। चीजें और ज्यादा बदतर होती चली जाती हैं उनके साथ। लेकिन इन नेताओं की तरफ से कभी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता उन्हें। रहने का घर मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भरे मंच से करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को जो पात्र हैं उन्हें इस योजना में शामिल करके ज्यादा अच्छा उदाहरण नहीं दिया जा सकता? और फिर जब आप इनके होर्डिंग लगाएंगे तो शायद वो सच्चे भी लगेंगे, अच्छे भी लगेंगे, क्योंकि हमने तो ऐसे भी देखा है पहले कि जब इन्हें नहीं मिला है लेकिन उनके फोटो होर्डिंग पर हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।